नमस्कार, कलाम जी सेंटर प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत, आभार, आदाब, इस्तकबाल, खैर मक़दम। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिसके अंदर आप जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, एनआई क्या होता है और पीएसआई क्या होता है। इन सभी का जो ये राष्ट्रीय आय के पहलू हैं, इन पहलुओं का अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है और ये किस प्रकार एक देश के विकास में सहायक होते हैं और इनका क्या योगदान रहता है, इस सभी के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे अपने मुद्दे की बात पे चलते हैं, यानी कि टॉपिक पे चलते हैं सीधे। टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए, अब जैसे बात की जाए कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, ये एक देश के विकास में किस तरीके से सहायक होती है, यानी कि जो जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स का नेशनल इकोनॉमी जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, ये वैसे तो जहाँ से इंडियन इकोनॉमी हो चाहे इकोनॉमी कोई, वैसे देखो ना, इकोनॉमी में पहले आपको बता दूँ कि इकोनॉमी टू टाइप की होती है, यानी कि एक तो मैक्रो एंड माइक्रो, आपने पढ़ा होगा। तो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, जिसको शायद हिंदी में व्यष्टि और समष्टि बोलते हैं, ठीक है ना। एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। और एक जो आपकी माइक्रो है वो एक इकोनॉमी के छोटे क्षेत्र को कवर करती है और जो मैक्रो है वो इकोनॉमी के लार्ज क्षेत्र को कवर करती है, और उसी मैक्रो इकोनॉमी के अंदर ये आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किस इकोनॉमी के अंदर आती है, तो आप मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आती हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी के अंदर ओनली ऑन नेशनल इनकम ही नहीं आती है, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, मुद्रास्फीति आते हैं और बजट का निर्माण कैसे होता है और राजकोषीय नीति क्या, इस प्रकार जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी होती है उसके अंतर्गत आने वाला नेशनल इनकम। क्योंकि पूरे इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, जो 12th क्लास में चलती है एनसीईआरटी की, तो मैक्रो इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है इकोनॉमी का। तो हम उसी मैक्रो इकोनॉमिक के टूल्स नेशनल इनकम की बात करने वाले हैं। और नेशनल इनकम जो है ये राष्ट्रीय, इनकी सर्वाधिक जो प्रचलित परिभाषा यही है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है। इससे क्या मतलब निकला कि किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत, यानी कि कोई देश है, उस देश के अंदर आप अपने एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत उस अवधि में एक उत्पादित अंतिम या तो गुड्स हो सकती है या सर्विस हो सकती है, उनका मौद्रिक मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है हमारा कि अब देखिए किसी वस्तु का उत्पादन करना, यानी कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं ब्रेड का उत्पादन करना, यानी कि हम किसका ले रहे हैं, ब्रेड का। और ब्रेड का उत्पादन करना अपने आप में एक क्या, हम ब्रेड का उत्पादन करते हैं तो ब्रेड में जैसे कि हम उत्पादन करेंगे ब्रेड का, तो इस ब्रेड में देखो गेहूं का बनाना है तो गेहूं का उसका आटा भी लगेगा, उसके साथ में कुछ शुगर भी लगेगी, यानी कि शक्कर भी मिलेगा, उसके साथ में पानी, दो चीज़ें मिलेगी। क्या हम उन सारी चीज़ों को काउंट करेंगे इसके अंदर? क्या मेन बात ये है कि उत्पादन में तो ये सारी भी चीज़ें रोल निभाएगी कि एक ब्रेड बनाई जा रही है, तो एक ब्रेड के अंतर्गत बनाने में तो क्या आटा भी यूज हो रहा है, गेहूं भी यूज हो रहा है, उसके साथ साथ में शुगर भी यूज हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें भी यूज हो रही है। क्या हम उन सब चीज़ों को काउंट करेंगे राष्ट्रीय आय के अंदर? जब ये बोल रहा है कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं, तो हम उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेते। पहली बात ध्यान रखना कि मध्यवर्ती वस्तुओं को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, जो मध्यवर्ती वस्तु होती है ना उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें हम किसको काउंट करेंगे, ब्रेड बन गई है तो जो मेनली अब ब्रेड फाइनल बन गई है, तो हम इसमें जब राष्ट्रीय आय काउंट करने के लिए उस ब्रेड को ही काउंट करेंगे, न कि ब्रेड से पहले जो आटा लिया था हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक बिस्किट कंपनी जैसे बिस्किट बनाती है, तो हम बिस्किट में लगे हुए आटे को काउंट ना करके डायरेक्ट अंतिम उत्पाद को काउंट करते हैं, जैसे कि एक बिस्किट बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय के आय जब काउंट करते हैं हम, उसके अंतर्गत हम लोग है जो मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट हम लोग नहीं करते, ध्यान रखना। किसको काउंट नहीं करते, मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो हमारी एक परिभाषा हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया कि राष्ट्रीय आय क्या चीज़ है। तो आप राष्ट्रीय आय क्या चीज़ है तो आप जान गए होंगे कि किसी देश में एक निश्चित वर्ष में, वो निश्चित वर्ष एक वर्ष ही लिया जाता है सामान्यतः, तो उस एक निश्चित वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम, ध्यान रखना अंतिम, अंतिम बहुत ही, ये अंतिम वर्ड है ना, इसको बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू है इस राष्ट्रीय आय का। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो मार्केट प्राइस होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत लेते हैं। अब देखिए एक जो चीज़ें उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जीडीपी, देखिए जीडीपी का जो नेशनल इनकम का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से चलता है, मैं आपको एक बार चलो यहाँ ही बता देते हैं। अब देखिए जीडीपी, जीडीपी दो तरीके से काउंट की जाती है, एक जीडीपी मार्केट प्राइस पे भी काउंट की जाती है और एक जीडीपी आपकी फैक्टर कॉस्ट पे भी काउंट की जाती है। एट फैक्टर कॉस्ट होती है, एट मार्केट प्राइस होता है। देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, आप देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है कि लागत मूल्य पर, मार्केट प्राइस होता है कि बाजार मूल्य पर। एक जीडीपी हम बाजार मूल्य पर निकाल रहे हैं और एक जीडीपी हम किस पे निकाल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट यानी लागत मूल्य पर निकाल रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर सबसे पहले यही है कि मार्केट प्राइस पे जीडीपी जो निकालेंगे ना, वो हम वर्तमान में जो चल रहा मूल्य होता है ना उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। जो फैक्टर कॉस्ट होगा ना उसको, उसके अंतर्गत हम जीडीपी कैसे निकालेंगे, उसके अंतर्गत हम जीडीपी एक स्थिर मूल्य पर निकालेंगे, यानी कि किसी बेस वर्ष के अकॉर्डिंग, किसी बेस वर्ष के अकॉर्डिंग हम जीडीपी निकालेंगे। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि जीडीपी के आगे कहीं एमपी लिखा हुआ कहीं एफसी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसके अकॉर्डिंग हम दो टाइप से जीडीपी को काउंट करते हैं, ठीक है, दो टाइप से काउंट करते हैं। चलो
तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस काउंट करते हैं, उसके बाद हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट काउंट करते हैं, उसके बाद में हम जीएनपी काउंट करते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी की फुल फॉर्म है आपके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जीडीपी का अगर हिंदी में हम बात करें तो जीडीपी का मतलब होता है कि सकल घरेलू उत्पाद, और आपका जीएनपी का अर्थ होता है घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। इस तरीके से हम वन बाई वन सभी को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जीडीपी जो फ्लो चार्ट होता है नेशनल इनकम का, वो किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब जीएनपी जो आप फैक्टर कॉस्ट पे काउंट कर रहे हो, उसके बाद हम काउंट क्या करेंगे, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम पीसीआई काउंट करेंगे, पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद हम पीआई पीडीआई वगैरह ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से हम एक नेशनल इनकम का फ्लो पढ़ने वाले हैं कि पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं एक फ्लो बता दिया हूँ कि हमारी गाड़ी इस तरीके से चलने वाली है, क्योंकि जो गाड़ी चलती है ना उससे पहले स्टेशन का पता होना चाहिए, ये गाड़ी कौन से स्टेशन से रुकेगी, कहाँ चलेगी। तो एक मैं आपके सामने एक फ्लो आपको शो किया हूँ कि हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, टेक ओवर करने वाले हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 3 विधियां काम में ली जाती हैं। अब देखो इस विधियों की, और इससे पहले मैं और बता दूं, यहाँ मैंने नहीं किया है शामिल इसको, लेकिन एक आप ध्यान रखना, एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिसका नाम है साइमन कुजनेट। ये अर्थशास्त्री हुए हैं साइमन कुजनेट, देखिए हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा कुजनेट। इन्होंने क्या किया, ये राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है ना, जो ये राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय की अवधारणा इन भाई साहब ने ही दी है, साइमन कुजनेट ने ही दी है। और इन्होंने ही बताया कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कैसे की जाती है। उन्होंने ही ये 3 विधियों का नाम बताया, उन्होंने ही इस 3 विधियों के बारे में बताया। तो उन्होंने पहली विधि का नाम दिया है उत्पादन विधि, और दूसरी विधि बताइए आय की विधि, और थर्ड विधि है व्यय विधि, जिसको हम वितरण विधि भी बोलते हैं। अब ये 3 विधियों को हम वन बाई वन करेंगे। पहले हम उत्पादन विधि करेंगे, उसके बाद हम आय विधि करेंगे, उसके बाद हम व्यय विधि करेंगे। देखो मैंने आपको समझाने के लिए फैक्टर कॉस्ट के बारे में लिख दिया है, लेकिन आपको ये देखना हो तो देख लेना, क्योंकि मैं आपको फैक्टर कॉस्ट क्या होता है वो बता चुका हूँ। अब देखिए सबसे इतनी तो हम होगी, एक तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर से कि व्हाट इज नेशनल इनकम और जीडीपी, ये हम क्या होते हैं, इसकी विधियां क्या हैं। हम थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं कि जो ये नेशनल इनकम है वो हमारे देश के अंदर जो टाइम टू टाइम क्या क्या रही है और किन किन के द्वारा बताई गई है कि हमारी नेशनल इनकम क्या क्या रही है। क्योंकि सर्वप्रथम हम बात करें तो इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी हुए हमारे। दादा भाई नौरोजी ने 1860 के दशक में, वैसे तो 1860 के दशक में है, और अगर प्रैक्टिकल आप अगर याद रखो, ईयर याद रख सको तो आप रख सकते हो, तो आप ये ईयर रख सकते हो याद। ईयर आप 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय है जो अनुमान लगाया था। ये दोस्तों अनुमान लगाया गया था, क्या लगाया गया था, अनुमान। इन्होंने बताया था कि भाई भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपीज़ है। किसने बताया था 20 रुपीज़? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया था कि भारत की इनकम आय है जो आपकी कितनी है इनकम, वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। और 1901 में हमारे लॉर्ड कर्जन साहब हुए थे, जो कि क्या थे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, लॉर्ड कर्जन। 1901 में इन्होंने बताया, 1901 के इन्होंने ये बताया कि राष्ट्रीय आय जो भारत की है वो 21 है। देखिए पहले बताया दादा भाई नौरोजी ने, उसके बाद कर्जन साहब ने बताया, और उसके बाद में ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये है ना 1931 के अंदर जो बताते हैं ना वो ये वैज्ञानिक विधि के अनुसार बताते हैं। रखना प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने वैज्ञानिक विधि के आधार पर अनुमान लगाया। देखो बाकी इन्होंने तो सबने तुक्के मारे हैं हमारी तरह, इन्होंने सब तुक्के मारे हैं कि इतनी हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, लेकिन ये VKRV राव साहब थे, इन्होंने क्या है वैज्ञानिक विधि के अनुसार, वैज्ञानिक पैमाने के अनुसार भारत की इनकम इन्होंने बताई है, जो कि 62 बताई है। और ये प्रथम भारतीय जिन्होंने वैज्ञानिक के आधार पर, वैज्ञानिक विधि के आधार पर हमारी देश की इनकम बताई थी, और वो कितनी बताई थी, 62। ओके आगे देखिए 1949 के अंदर आपके भारत के एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिसका नाम था पीसी मामलेसिस। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1949 में एक समिति गठित की थी, राष्ट्रीय आय समिति के नाम से एक समिति गठित की थी इन्होंने। उस समिति की रिपोर्ट है ना 1950 के अंतर्गत आती है। उस समिति की रिपोर्ट देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले क्या किया, पहले इन भाई साहब ने क्या किया, समिति, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। उन समिति ने रिपोर्ट दी 1950 में, और उन्होंने जो भारत की राष्ट्रीय आय बताई थी ना वो बताई थी आपके 8,702 करोड़। तो ये बताई थी ना 1950 के अंदर बताई थी। और पर कैपिटा इनकम इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 246.90 बताई थी। ये आपको वैसे याद रखने की जरूरी नहीं है, पहले तो ये याद रख लेना जो समिति बनाई थी आय की, ये याद रख सकते हो। और बाकी है जो आप याद रख लेना, ये जो वैज्ञानिक विधि के अनुसार बताई वो दादा भाई नौरोजी का थोड़ा याद रखना, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले है जो बताया था। अब हम एक क्वेश्चन हमारे मन में उठेगा कि ये आप इनकम चला रहे हो तो इनकी गणना कौन करता है। तो हम अब देखेंगे कि इनकी गणना कौन करता है, कि इनका अनुमान ही लगाया जा रहा है या इनका गणना भी करते हैं, तो कौन सा विभाग करता है। अब देखिए इनकी जो काउंटिंग है वो कौन कौन करते हैं, पहले कैसे करते थे, अभी कैसे करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वर्तमान समय के अंदर भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो तो करता है आपके NSO, लेकिन इससे पहले 2-3 टर्म में ये आया है। पहले टर्म के अंदर यहाँ CSO काउंटिंग करता था। CSO की फुल फॉर्म थी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन होता था वो करता था। और इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना है ना, ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इनकी स्थापना कब की थी, इनकी स्थापना की गई थी आपके 2 मई 1951, ठीक है, ध्यान रखना 51 में की थी, यानी कि 1951 में की गई थी। क्या की गई थी, आपके CSO की स्थापना, CSO की फुल फॉर्म क्या थी, CSO की फुल फॉर्म थी आपके केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, नहीं कहते संगठन कहेगा तो अच्छा रहेगा, 2 मई 1951। ओके, इनके बारे में एक चीज़ याद रख सकते हो, तो नीचे जो लिखा हुआ है याद रख लेना कि इनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली के अंदर है, और इनका एक और आपके सपोर्टिंग हेडक्वार्टर भी है जो कि कोलकाता के अंदर है। और ये कार्य क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। उसके बाद में NSSO का
हमारे अंदर उद्देश्य होता है यहाँ पे देश में। एनएसओ का फुल फॉर्म है आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इनका वैसे है ना, ये सर्वेक्षण का काम करती थी। इनको है ना 1951 के अंदर इनको स्थापना हुई थी इसकी 1950 के अंदर। इसको वैसे अगर हिंदी में आप बोले जाओगे ना तो इसको बोलते हैं आपका राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे संगठन। सर्वेक्षण सर्वे संगठन इसकी है ना स्थापना हुई थी 1950 में। और इनको पहले जो स्थापना की थी ना, ये ध्यान रखना, एक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इनका पहला है ना वित्त मंत्रालय द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखना, पहले इनकी स्थापना किसके द्वारा की थी? वित्त मंत्रालय ने की थी। उसके बाद में 1957 के अंतर्गत इनको ले लिया जाता है सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत। सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत इनको पुनर्गठित करके लिया जाता है। कब? 1957 में। बहुत ध्यान रखना, अच्छी बात है ये। और ये भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण संगठन है जो कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण संगठन कहलाता है। ठीक है, ओके। और जो मई में आगे बात करते हैं, मई में 29 मई आपका, सॉरी 29 मई नहीं, 23 मई 2019 यानी कि 2019। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान है ना, ये जो पिछली वाले दो संगठन थे, एक तो सीएसओ था, एक एनएसओ था, इन दोनों को मिला करके एक नया संगठन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं एनएसओ। प्रेजेंट टाइम के अंदर ये एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, यही हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इसकी स्थापना है जो आपके 23 मई 2019 में हुई थी। ध्यान रखना, ये बहुत एक अच्छा डाटा है और इस डाटा को आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। इस डाटा को आप याद रखने की कोशिश करना, ये वाले डाटा को, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई करता है तो यही करता है एनएसओ। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या करता है? आय की गणना करता है। और ये इस तरीके से था, इसमें टूटा, ये वगैरह वगैरह आप याद कर लेना। और वर्तमान के अंदर एक बात और ध्यान रखना, वर्तमान में जो भारत के अंदर जो नेशनल इनकम की काउंटिंग होती है वो किस पद्धति के अनुसार होती है, तो वो ये ध्यान रखना आपकी उस किस पद्धति के अनुसार होती है। तो ये पद्धतियाँ आपकी एसएनए। एसएनए का मतलब है सिस्टम नेशनल अकाउंट है ना, सिस्टम नेशनल अकाउंट, एसएनए के द्वारा काउंटिंग होती है। ये एसएनए आपके ना यूएनओ के गाइडेंस के अनुसार चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मैंने एक विजुअल करना, मतलब होता है ना कि जो चीज़ हम अगर थोड़ा है ना कि टेबल से या फिर कोई पैराग्राफ से या पिक्चर से देखते हैं ना तो अच्छा समझ में आ जाता है। तो मैंने ये एक आपको दिखाने के लिए पिक्चर के रूप में कर लिया है कि इनकम ये जीडीपी वैसे कैसे काउंट करते हैं। वैसे मैंने ये फ्लो आपको पहले ही बता दिया था। और ये जो भाई साहब है जिन्होंने आपने बताया पहले दादा भाई नौजी वगैरह, लॉर्ड कर्जन वगैरह, इनका मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है। और ये सीएसओ एनएसओ आपको बता करके एनएसओ की कैसे स्थापना की थी उसके बारे में बताया है। तो ये ज़्यादा है नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, हाँ, ये यहाँ से हम काउंट स्टार्ट करेंगे। इसका काउंट डाउन हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। देखिए, एक बार आवाज़ वगैरह आ रही होगी बता देना, ठीक है ना, कैसी वॉइस वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है। कि नहीं तो फिर मैं चिल्लाता जाऊँ और आपको आवाज़ भी ना आए तो पूरा बेकार चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं है देखने के लिए कोई कि मैं देख लूँ कि क्या पता वॉइस अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, आप ही बता देना, है ना। तो देखिए, हम अब बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरेबल एनआई यानी कि नेशनल इनकम को मापने के जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैंने वहाँ बता दिए थे मेथड्स हैं वो 3 हैं। आपका उत्पादन विधि है, आपका आय विधि है और आपकी व्यय विधि है। और उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं आपकी, किसको ले रहे हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं उत्पादन विधि को। और उत्पादन विधि के अंतर्गत ही हम लोग हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और ये एनडीपी है जो काउंटिंग करना सीखेंगे। और साथ ही साथ ये क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी हम सीखेंगे। देखिए, मैं बहुत ही बारीक से बहुत ही आसान वर्ड में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको डायरेक्टली आपके माइंड के अंदर ऑब्जर्व हो सके। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं भी आपको इसके बारे में कोई डाउट मन के अंदर ना रहे। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। क्योंकि है ना, जो इकोनॉमिक है वो हमारे करंट से लिंक रहती है। अगर हो सकता है कि आप इसी वीडियो को अगर नेक्स्ट टाइम देखो 1 साल के बाद में, तो ये डाटा सारा बदल जाएंगे। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है ना, जो सर्वे से लिंक है। तो अब हमारा जीडीपी क्या है जो बजट और सर्वे के अंदर बताया गया है। तो अगर हो सकता है कि जो वापिस जो सर्वे आएगा उसके अंदर हो सकता है कि संशोधित होकर के कम भी हो जाए और बढ़ भी जाए। तो ये नहीं कि 1 साल के बाद में देखता हूँ उसको ये लगे कि ये तो गलत बता रहा है। तो गलत नहीं है। देखिए, सर्वे ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग और सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा चेंज होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 1 साल के लिए डाटा यही रहने वाला है। यानी कि जब तक दूसरा सर्वे नहीं आता है, और दूसरा सर्वे आपका 2027 में आएगा यानी कि मार्च के आसपास आएगा, और तब तक जिंदाबाद यही रहेगा। ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं उत्पादन विधि के अंतर्गत जीडीपी की। उत्पादन विधि के अंतर्गत जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं आपके सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, विशेष करके इनकी जो है ना, इन जीडीपी हो गई, आपके एनडीपी होगी, आपके एनएनपी होगी, जीएनपी होगी, इनकी जो है ना, जो मीनिंग है ना वो एक जैसा होता है। बस थोड़ा सा वर्ड का इधर उधर होता है और दिमाग से गायब हो जाएगा। तो मैं आपको है ना एक जो मेनली जो डिफरेंट होता है ना वो बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, जीडीपी किसे कहते हैं? किसी देश में ना किसी दिए गए अवधि यानी कि कोई वर्ष हो, एक निश्चित वर्ष हो, एक निश्चित ईयर हो, जो देश है उस देश में निश्चित वर्ष सामान्यतः हम 1 वर्ष मानते हैं। ठीक है ना। विशेष समय जो 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष के अंतर्गत उस देश की जो इकोनॉमिकल बाउंड्री होती है ना, उस इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंतर्गत, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीडीपी काउंट करने के लिए एक चीज़ है, किसी देश में, मैं जो बोल रहा हूँ उस शब्द पे गौर कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ इकोनॉमिकल बाउंड्री नहीं है लेकिन वर्ड गौर करना, ठीक है ना। किसी देश में किसी विशेष समय ले लिया हमने 1 साल, विशेष समय में उस देश के इकोनॉमिकल बाउंड्री, नॉट जियोग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्री अलग होती है और इकोनॉमिकल बाउंड्री अलग होती है। मैं इकोनॉमिकल बाउंड्री की क्या बात कर रहा हूँ? किसी देश में किसी विशेष समय यानी कि 1 वर्ष, उस 1 वर्ष में उसी देश के इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो वो वस्तु और सेवा होगी वो अंतिम वस्तु और सेवा होगी, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु और सेवा को हम काउंट नहीं करते। ये मैं सबसे पहले आपको बता चुका
चुका हूँ। तो जो उत्पादित अंतिम वस्तुएँ और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। समझ में आई बात? मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये मान लीजिए हमारा देश है, ये भारत है, ठीक है? ये भारत है। अब देखिए भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो यही है, जबकि इकोनॉमिकल बाउंड्री ये नहीं होती है। इकोनॉमिकल बाउंड्री की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ भारत के अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो अब इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंतर्गत क्या होता है कि जो वायुयान हमारे देश से जाते हैं, मान लीजिए भारत का वायुयान अमेरिका जा रहा है, यूएसए, तो वो जो यूएसए में जा रहा है तो हमारी जो इकोनॉमिकल बाउंड्री है वो यूएसए में हमारी इकोनॉमिकल बाउंड्री होगी, क्योंकि हमारा संसाधन यूएसए में जा रहा है। जैसे कि मैं एक वायुयान की बात कर रहा हूँ, जो पैसेंजर वायुयान है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो यूएसए में जा रहा है पैसेंजर को लेकर के, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा शिप जो जलयान होते हैं, नाविक होते हैं, वो यहाँ से सामान लेकर के ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत गया पूर्ति करने के लिए, तो वो जो जलयान है वो भारत की जीडीपी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जो गया है जलयान, ये जो भारत की इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंतर्गत आएगा। वैसे इस समंदर में आपके देखा जाए तो 22 किलोमीटर के समथिंग जो होती हैं वो इकोनॉमिकल बाउंड्री मानी जाती हैं वैसे। और विशेष करके 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है 3 चीज़ों में। वैसे तो समुद्री सीमा में आपका 22 के अंतर्गत माना जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 22.22 किलोमीटर समुद्री सीमा होती है, ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट है ध्यान रखना। 22.22 किलोमीटर समुद्री, उसको जियोग्राफिकल नहीं सॉरी इकोनॉमिकल बाउंड्री बोला जाता है। इकोनॉमिकल बाउंड्री और विशेष करके 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। एक तो हमारा जैसे दूतावास होता है, दूसरे देश में होता है दूतावास, और सेकंड नंबर पे आपका बात करते हैं तो हम वायुयान, थर्ड नंबर पे आपका जलयान। ये जहाँ भी जाएंगे वो भारत की इकोनॉमिकल बाउंड्री में काउंट होंगे, ध्यान रखना, उसी देश की इकोनॉमिकल बाउंड्री में काउंट होंगे। जैसे कि हमारे देश का दूतावास अमेरिका के अंदर भी है, हमारे देश का दूतावास ब्रिटेन में भी है, हमारे देश का दूतावास ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हम वहाँ से जो पासपोर्ट वीज़ा जो पैसे आते हैं वो हम हमारे देश में भेजते हैं, तो वहाँ से जो देश में इनकम हो रही है, वहाँ से देश में है जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो वो चीज़ें जीडीपी के अंतर्गत आएगी, विशेष करके दूतावास, जलयान और आपका वायुयान, ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा आपका जीडीपी क्या है। जीडीपी एक टूल्स हैं राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, यानी कि नेशनल इनकम को मापने के लिए। किसी देश में, मैं वापस बोल देता हूँ आपको कि किसी देश में, उसी देश में किसी विशेष समय में, यानी कि 1 वर्ष में सामान्य थे, उसी देश के इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंतर्गत सभी उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। मैं जो बोला हूँ उस पर गौर करना, न कि आप इन पे गौर करना, ठीक है? मैं जो बोला हूँ ना उस पर ज़्यादा गौर करना, मैं जो बोला हूँ उस पर ज़्यादा गौर करना। हो सकता है कि इसमें वो वर्ड न डाले हो। अब देखिए इकोनॉमिकल बाउंड्री होती है, यहाँ पे इकोनॉमिकल बाउंड्री लिखना था, ये गलत लिखा गया। इकोनॉमिकल बाउंड्री और इकोनॉमिकल बाउंड्री का जो समुद्री सीमा होती है उसके अकॉर्डिंग ये होती है। और मैंने बता दिया आपको कि जीडीपी क्या काउंट होती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा आपको, ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है? मैं आगे उसको बताऊँगा भी। देखिए जैसे कि, तो आप जैसे हम बात करेंगे, देखिए इनके अंतर्गत है ना, जीडीपी के अंतर्गत हम बात ये करेंगे कि जो भारत की, ये भारत है हमारा, ठीक है? ये भारत है। भारत में कोई विदेशी कंपनी है, कोई भारतीय कंपनी है, ठीक है? कोई विदेशी, जैसे कि मान लिया एप्पल जो आता है ना आईफोन, उसकी कंपनी है, ये भारत की खुद भारत की कंपनी है। और मान लीजिए कि ये हैं एक और भी कोई कंपनी है, तो जो जीडीपी के अंतर्गत हम काउंट करेंगे तो भारत की कंपनी भी जीडीपी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि भारत की इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंतर्गत है। ये विदेशी कंपनी है, भले एप्पल की कंपनी भले विदेशी हो, लेकिन जीडीपी के अंतर्गत काउंट, ये जो आय करेगी, जो उत्पादन करेगी, वो भारत की जीडीपी के अंदर काउंट होगी, भारत की जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगी। जैसे मान लेना हमने ना शॉर्टकट इसलिए बनाया है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है ना, हम ऐसे डायरी बनाने के लिए जाएगा तो जीडीपी पूरी काउंट ही नहीं होगी। जैसे कि हमने मान लिया कि भाई हमने एक वर्ष के अंतर्गत हमने गेहूँ का उत्पादन किया, मान लीजिए 100 kg, एक वर्ष के अंतर्गत हमने और अनाज का उत्पादन किया, मान लीजिए अनाज का उत्पादन किया हमने, इसका भी 100 kg, और भी मान लीजिए कि हमने गन्ने का उत्पादन किया। इस तरीके से हम कितना काउंट करेंगे, कितना लिखेंगे, हम कितना लिखते जाएंगे, इस तरीके से कितना लिख जाएंगे। मतलब ऐसे तो हम देश में पता नहीं न जाने कितना, और लो इस्पात और न जाने उद्योग में क्या क्या होता है। जैसे हम देखेंगे भारत के अंदर जितने जितने उद्योग के अंतर्गत जो उत्पादन होता है, जो खाद्यान्न में उत्पादन होता है, जो सर्विस में उत्पादन होता है, क्या हम सभी को काउंट करते करते इस तरीके से हमारी पता नहीं कितनी मोटी डायरी भर जाएगी देश की राष्ट्रीय आय को जांचने के लिए। तो उसके लिए हमने ना सीधा एक जीडीपी का फॉर्मूला काउंट किया। इस तरीके से हम काउंट न करके हम सीधे है ना जो अंतिम वस्तु हो ना उसको ही देख लें ना। अर्थशास्त्रियों ने ये तो दिमाग लगाया कि हम इस तरीके से कैसे काउंट करेंगे, इस तरीके से हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, सीधा जो अंतिम वस्तु उत्पादित हो रही है उसी अंतिम वस्तु को लेकर के हम सीधी जीडीपी निकाल दें कि भाई हमने एक साल में, मान लीजिए कि अंतिम वस्तु ये थी गेहूँ, जिससे हमने बनाया क्या, बिस्किट, और इससे बनाया हमने क्या, ब्रेड, इससे हमने कुछ और बनाया, तो हम उनको ले लेना बार बार। नहीं तो उनको कैसे, ब्रेड बनाएंगे तो भी वही चीज़ हो रही है, बिस्किट बनाएंगे तो भी वो चीज़ हो रही है, और कुछ बनाएंगे वो चीज़, तो हम उसको तो इतनी डबल बार क्यों काउंट करेंगे। इससे अच्छा है कि हम अंतिम वस्तु को ले लें। तो हम अंतिम वस्तुओं का इसलिए हम अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य लेते हैं। समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है ना? अब जिस प्रकार, अगर देखिए, अगर एक बात है, ठीक है, ये भारत है, अगर भारत की कोई कंपनी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत भारत की कोई कंपनी, मान लीजिए विराट कोहली ने कोई कंपनी खोल दी। अभी विराट कोहली ने कोई जूते निकाले, उन जूतों की कंपनी विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगा दी, ठीक है? विराट भाई साहब ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जूतों की कंपनी लगा दी, और विराट कहाँ के, इंडिया के, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है वो यहाँ पे लगा दी गई, ठीक है?
अब देखिए मसला क्या है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये जो विराट ने तो लगा दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी, अब ये कंपनी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी के अंतर्गत आएगी, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि अब ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है, तो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी जो इकोनॉमिकल बाउंड्री होगी तो वो तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक बाउंड्री में आ जाएगी। अब ये भारत की जीडीपी में नहीं आएगी, क्योंकि भारत की जीडीपी अगर वायुयान होता तो हम काउंट कर लेते, दूतावास होता तो हम काउंट कर लेते, अगर जलयान होते तो काउंट कर लेते, क्योंकि यही तीनों को हम काउंट करते हैं, और बाकी वाली जो जो इकोनॉमिकल बाउंड्री दी होती है उसी रेंज के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। जैसे समुद्री सीमा में 22 किलोमीटर मान लिया हमने, और भी, और देश के अंतर्गत देश की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत होना चाहिए, तो ये तो देश की सीमा के अंतर्गत है नहीं। तो ये कंपनी है ना भारत की जीडीपी में काउंट ना होकर के ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में काउंट होगी, और भारत की जीएनपी में काउंट होगी। ध्यान रखना, भारत की जीएनपी में काउंट होगी, क्योंकि जीएनपी तो उसी आधार पर मापी जाती है कि वो नागरिक किस देश का है, नागरिकता के अनुसार मापी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अंदर कंपनी विराट भाई साहब ने खोली है, तो वो तो हमारी काउंट डाउन होगी जीएनपी में, और ऑस्ट्रेलिया की होगी जीडीपी में, और ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है भारत के अंदर वो होगी भारत की जीडीपी में और ऑस्ट्रेलिया की जीएनपी में। बात आई समझ में? नहीं आई तो एक बार और समझ लेना, ठीक है ना, एक बार और समझ लेना। मैंने बोला ये है कि हो सकता है आपको एक बार और समझ नहीं आए, देखिए टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं वैसे तो नहीं चाहता हूँ कि टाइम इतना लगे, लेकिन फिर भी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम एक पहलू भी नहीं समझा पाए अच्छे से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरे दिमाग के अंदर एकदम से फिट हो जाना चाहिए, कि एक बार देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। जीएनपी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जीएनपी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जीएनपी का मतलब है ना, जीएनपी होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी वो नागरिकता को शो करती है, यानी कि देश के नागरिक ने कहीं भी उत्पादन किया हो वो भारत की जीएनपी के अंदर काउंट होगा। तो ये है भारत, मान लीजिए, ठीक है, ये भारत है, और ये मैं मान लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए आप मेरे मैप पे मत जाना कि मैप गंदा बंदा बन सकता है, क्योंकि मेरे पास मार्कर वगैरह नहीं, मैं फ़ोन की स्क्रीन पे अंगुली से ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन भौतिक नहीं है। मैं जैसे तैसे करके जो लेक्चर हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपका भी अच्छा हो जाए, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि एक कंपनी यहाँ है, भारत की कंपनी, भारत का नागरिक है, जैसे कि हमने लीजिए हम एक और उत्पादन लेते हैं कि रोहित शर्मा ने अपने बैट की कंपनी खोल दी यहाँ पे, अपना जो बैट्स है ना क्रिकेट का, वहाँ एक कंपनी खोल दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी लेते हैं ट्रेविस हेड, ठीक है। ट्रेविस हेड ने अपने बैट की एक कंपनी इंडिया में खोल दी। देखिए ट्रेविस हेड ने इंडिया के अंदर एक कंपनी खोल दी अपने बैट की, और रोहित शर्मा ने एक बैट की कंपनी खोल दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये ट्रेविस हेड की जो कंपनी है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ट्रेविस हेड भले ही ये ऑस्ट्रेलिया का हो, लेकिन ये कंपनी उत्पादन कहाँ कर रही है, भारत के अंतर्गत कर रही है, तो ये भारत की जीडीपी के अंदर काउंट होगी। और ये जो भले ही रोहित शर्मा भारतीय हैं, लेकिन जो अमेरिका के अंतर्गत उन्होंने जो अपनी कंपनी खोली है वो कंपनी ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी के अंदर काउंट होगी। किसकी जीडीपी में? ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में काउंट होगी, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में काउंट होगी। अब तो जीएनपी, अब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर जीएनपी, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छा याद रहे। अब देखो ये है जीएनपी, ठीक है ना। अब जो कंपनी ट्रेविस हेड ने इंडिया के अंदर ली थी, ओपन करी थी, इंडिया के अंदर उत्पादन करता था, तो जीडीपी के अंतर्गत भारत की काउंट होगी, और वो अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया के तो जीएनपी में काउंट होगी, ध्यान रखना, क्योंकि जीएनपी नागरिकता के अनुसार होती है, तो नागरिक कहाँ का है वो देखा जाता है। तो ट्रेविस हेड की जो इंडिया के अंदर कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया की तो जीएनपी में काउंट होगी, ऑस्ट्रेलिया की तो जीएनपी में काउंट होगी, और भारत की जीडीपी में काउंट होगी। अब जो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंपनी चला रहा है वो कंपनी भारत की जीडीपी में काउंट ना होगी, भारत की किस में होगी, जीएनपी में काउंट होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में काउंट होगी। ध्यान रखना, ये दोनों डिफरेंट ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जीडीपी में वो देखा जाता है नागरिक चाहे कहीं का हो, नागरिक चाहे कहीं का हो, लेकिन हमारे देश के अगर बाउंड्री के अंतर्गत वो कंपनी है, वो चीज़ें जहाँ उत्पादन हो रही हैं, जो सेवाएं उत्पादन हो रही हैं, वो हमारे देश की जीडीपी के अंतर्गत आएगी। अब जीडीपी जो इकोनॉमिक इंडियन जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 25-26 यानी 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंतर्गत जो आपके प्रचलित कीमतों के अंतर्गत यानी कि मार्केट प्राइस के अंदर और स्थिर कीमतों के अंतर्गत दो कीमतें होती हैं। हम एक प्रचलित कीमतें लेते हैं और एक हम स्थिर कीमतें लेते हैं। आगे मैं स्थिर और प्रचलित दोनों कीमतों के बारे में बता दूंगा आपको क्या होता है, ये आप टेंशन मत करना, हम बता देंगे आगे, ठीक है ना। प्रचलित कीमतों पर और आपकी स्थिर कीमतों पर मैंने वैसे बात कर लिया था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात की ना, तो मैंने बता दिया था कि स्थिर कीमतों पर काउंट करते हैं ना, स्थिर कीमत में एक क्या होता है, बेस ईयर होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है, बहुत ही डाटा अच्छा डाटा याद रखना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की बात है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाकी वाली पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाली डेफिनेशन है, और डेफिनेशन से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से। लेकिन ये है ना सीधा सीधा पूछ लेगा कि इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार देश की जीडीपी प्रचलित कीमतों के आधार पर जीडीपी कितनी है, तो परसेंटेज की बात करें तो ये है, और पैसों में बात करें तो ये है, पैसे यहाँ पे करोड़ में है। अब प्रचलित कीमतों की बात करें तो ये 357 लाख करोड़ है हमारे प्रचलित कीमतों पर, और हम अगर स्थिर कीमतों की बात करें तो हम ऑलमोस्ट 202 मान लेना। ये देखिए 201 ऐसे नहीं मानना आप एग्जाम ऐसे याद रखना कि इंडिया की जीडीपी है वो स्थिर कीमतों पर रुपयों में देखेंगे तो 202 लाख करोड़ है, और अगर हम प्रचलित कीमतों में मार्केट प्राइस में प्रचलित कीमतों में अगर हम रुपये में देखेंगे तो वो हमारी जीडीपी 357 लाख करोड़ है। ये किस पे? प्रचलित कीमतों पर। और परसेंटेज पे देखेंगे तो हम परसेंटेज पे देखिए प्रचलित कीमतों पर परसेंटेज के अंदर अनुसार हमारी जीडीपी है 8.1, ये जीडीपी दर देखिए है, ठीक है ना, ये ग्रोथ दर है जीडीपी की, ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ दर है ना 8.1 है, और जो स्थिर कीमतों पर है वो हमारे 7.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। किस पर? स्थिर कीमतों पर, ध्यान रखना, किसमें? स्थिर कीमतों पर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते जहाँ जहाँ ये टॉपिक है वहाँ पे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि ये डाटा आप याद कर लेना और ये डाटा याद कर लेना, एक दो ये डाटा विशेष करके ये तो याद करना ही करना, 7.4 तो याद करना, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यही बताई गई है और हमारे RBI के द्वारा ही यही बताई गई है। तो इंडियन की जो हमारा इंडिया है उस इंडिया की जो जीडीपी रेट है वो ये है 7.4, वो किस पे है? स्थिर कीमतों पर है। किस पे है? स्थिर कीमतों पर। अब हम बात करेंगे इंडिया का तो हो गया, अब हम बात करेंगे अब भारत की बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक, तो भारत की इकोनॉमी के अंदर भाई राज्यों का भी देखना पड़ेगा, किस राज्य की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है और किस राज्य की कम इकोनॉमी है, ठीक है ना।
तो ज़्यादा वाला हम देखते हैं कि किस राज्य की इकोनॉमी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एक बात ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कोई पूछ रहा है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना कि भारत के अंदर सबसे औद्योगिक सिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सिटी कौन सी है, तो आपको पता है मुंबई है। अगर उसके बाद की बात करेंगे, मुंबई के बाद में आजकल पता है चेन्नई है ना, जो चेन्नई जिसको मद्रास नाम से जाना जाता है, वो आजकल मुंबई के बाद में सेकंड नंबर पर बनी हुई है। तो सीधी सीधी बात है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होगी, महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज़्यादा होगी, और ये जीडीपी रेट है, ठीक है, ध्यान रखना जीडीपी रेट है। तो महाराष्ट्र की जीडीपी रेट फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु है, एमएच का मतलब महाराष्ट्र है, क्योंकि मैंने ना जो पासिंग में होते हैं ना व्हीकल्स के, उसके अकॉर्डिंग डिनोट कर लिया इसको, मतलब इतना बड़ा लिखने से ज़्यादा है कि अच्छे आप याद कर लेना। और यूपी है, यूपी की 8.4 है, और आपके तमिलनाडु की 8.8 है, और आपके 3.1 है। यानी कि महाराष्ट्र है ना हमारा, महाराष्ट्र पहला राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसका है ना इकोनॉमिकल रेट है, जो सॉरी जीडीपी रेट है, वो 10% से भी ज़्यादा है, 10% से भी ज़्यादा है। और पता है 10% जब जीडीपी हमारी हो जाएगी ना, तब देश के अंदर कोई गरीब नहीं रह जाएगा, देश के अंदर गरीबी बिल्कुल कम हो जाएगी, गरीबी बिल्कुल कम हो जाएगी। जब जीडीपी, अगर देश की जीडीपी, जितनी जीडीपी महाराष्ट्र की है ना, उतनी जीडीपी अगर इंडिया की चली जाए तो इंडिया में वाहवाही हो जाएगी इंडिया की। लेकिन पता नहीं इतनी होगी, क्योंकि सरकार क्या कर रही है आप सब अच्छे से जानते हो। जीडीपी पहले हमारी जो इकोनॉमिकल रेट थी वो हम 4th स्थान पे थे, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में हम 6th स्थान पे हैं। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो आपको पता होगा, अभी लेटेस्ट जो आया है रैंकिंग, उसमें हम 6th स्थान है। ये जो अभी इकोनॉमिकल वॉर चल रही थी, पता है इस वॉर के अंतर्गत हम है वो पिछड़ करके कितने नंबर पे आ गए, 6 नंबर पे। हमारे देश के नेता लोग तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, 2047 का ख्वाब दिखाते हैं, पता नहीं 2047 में खुद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ख्वाब दूर का दिखाएंगे, क्या करें यार, ऐसे ही करते हैं, हम तो क्या ही कर सकते हैं उनके लिए। अब देखिए महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड पे आपका तमिलनाडु है, यूपी थर्ड पे है, और इनकी ये जीडीपी रेट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। और विशेष करके कोई राजस्थान का स्टूडेंट और राजस्थान से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मौस्ट है, राजस्थान 7th स्थान पे है, और राजस्थान की जीडीपी 5.25% है, ठीक है, ध्यान रखना परसेंटेज है। अब देखिए मैंने रियल जीडीपी यानी कि फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हो आपको, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र की जीडीपी, इसके लिए हिंदी में क्या वर्ड यूज होता है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी है नाम मात्र की जीडीपी जिसको बोलते हैं, और रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंट क्या है ये समझ लेना, क्योंकि ये आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कथन तर्क में, उसमें ये आपको फंसा सकता है। अब देखिए रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी आपकी एक प्रचलित कीमत है, जो मार्केट प्राइस चल रही है प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत, जो मार्केट के अंदर जो मूल्य चल रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, तो नॉमिनल है, नॉमिनल है, नॉमिनल आपके प्रचलित जो मार्केट प्राइस है उन पे निकाला जाता है। और आपकी जो रियल जीडीपी है वो स्थिर कीमत है, स्थिर कीमत है मतलब, स्थिर कीमत का मतलब ये होता है कि ये पुराने बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में बेस ईयर कर दिया गया है 2022-23, ध्यान रखना 2022-23 कर दिया बेस वर्ष। अभी जो जीडीपी हमारी निकाली जा रही है, वैसे कि विश्वसनीय जीडीपी होती है ना, वो रियल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी मतलब होता है ना जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होती है ना, जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये आपकी रियल जीडीपी है। ये क्या है रियल जीडीपी, जो हमने पीछे भी देखे हैं ना प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। जो स्थिर कीमतों वाली है ना वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी देश का जो अगर एक विश्वसनीय विकास देखना है ना, तो उसकी स्थिर जीडीपी देखने से पता चलता है, क्योंकि प्रचलित कीमतें होती है मार्केट में, जो मुद्रास्फीति का जो उतार चढ़ाव होता है ना उसके अकॉर्डिंग बढ़ती घटती रहती है। जबकि स्थिर कीमतों की होती है ना, वो ये मुद्रास्फीति के कारण ऊपर नीचे नहीं होती हैं ये। और पता है ना आप एक देखना कि स्थिर कीमतों की हमेशा जीडीपी रेट हो चाहे जीडीपी पैसों में हो, वो हमेशा कम ही होगी, जबकि प्रचलित कीमतों की होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो हम लोग बात करते हैं कि स्थिर कीमतों पर रियल जीडीपी होती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्रचलित कीमतों पर होती है। और आपका रियल जीडीपी होती है फैक्टर कॉस्ट पे देखी जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे देखी जाती है, जबकि आपकी नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पे देखी जाती है, तो मार्केट के अंदर वर्तमान के अंदर जो प्रचलित होती है ना वो। अब इसमें देखिए ये हटा दो वस्तुओं का कुल मूल्य। अब देखो ये वर्तमान वर्ष के अकॉर्डिंग होती है, और यहाँ पे बेस वर्ष लिया जाता है, लिखते हैं ना बेस वर्ष, इसमें बेस ईयर लिया जाता है, बेस ईयर। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में बेस ईयर क्या है 2022-23, इससे पहले क्या था 11-12 था, ठीक है, ठीक है, इससे पहले क्या था 11-12 था। अभी प्रेजेंट में ही जैसे फरवरी 2026 के आसपास अभी फरवरी 2026 के आसपास ही हमारा बेस ईयर है ना वो चेंज कर दिया, 2022-23 कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना 2022-23 कर दिया। अब हो गया ये जीडीपी ग्रोथ निकालना है ना, किसी देश की विश्वसनीय जीडीपी ग्रोथ निकालना, तो उसके लिए हम रियल जीडीपी का यूज़ करेंगे, न कि नॉमिनल जीडीपी का यूज़ करेंगे। और एक सीधी सबसे अच्छी बात है कि जो मार्केट के अंदर जो महंगाई चल रही है, मुद्रास्फीति महंगाई, उस महंगाई का नॉमिनल जीडीपी तो प्रभाव पड़ेगा, सॉरी पड़ेगा प्रभाव, यहाँ प्रभाव पड़ेगा, जबकि मुद्रास्फीति का प्रभाव आपके किस पे नहीं पड़ता है, मुद्रास्फीति का प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा, किस पे, रियल जीडीपी नहीं पड़ेगा। रियल जीडीपी के आपके यहाँ पे जो मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, महंगाई का प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेस ईयर के अकॉर्डिंग होती है, और ये वर्तमान में चलते मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। तो उतार चढ़ाव जैसे ही महंगाई में हुआ और इसका भी उतार चढ़ाव हो जाएगा। ये विश्वसनीय होती है, क्योंकि किसी देश की प्रगति, किसी देश का विकास जानने के लिए सबसे सटीक रियल जीडीपी होती है, और इससे ऐसा अनुमान नहीं लगाया जाता, इससे भविष्य की योजना भी निर्धारित की जा सकती है, भविष्य की योजना इससे निर्धारित की जाती है। तो मोस्टली जो डिफरेंट था वो आपने देख लिया। इसी तरीके से डिफरेंट आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में मैंने बताया था, इसी तरीके से इस दोनों में होता है। मैं जैसे एक आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा तो हो जाएगा, थोड़ा देख लेना, स्पीड बढ़ा करके देख लेना बस। लेकिन क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। वैसे मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि इतना बड़ा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन क्या ही करें। अब देखिए मार्केट प्राइस पे और इस दोनों पे मैं आपको सॉरी नॉमिनल जीडीपी बताया। नॉमिनल जीडीपी क्या है, मान लीजिए हमने ना एक वर्ष में 10 वस्तुएं हमने उत्पादन की थी, हमने 10 वस्तुएं उत्पादन की थी, लेकिन उसका है ना मैं दोनों पे काउंट करके बताऊंगा, ठीक है। उसका मूल्य था ना, जैसे मान लीजिए कि हमने बिस्किट उत्पादन किए थे 10, उस बिस्किट 10 का अगर मार्केट प्राइस पे गया था नॉमिनल जीडीपी, तो उनके रुपये है ना कितना था 15 था, कितना था 15 था। उसके बाद हमने 10 ब्रेड किया, और उस 10 ब्रेड की 20 रुपये थी, इस तरीके से। और इस तरीके से हमने यहाँ भी 10 का ही उत्पादन किया था, लेकिन उस टाइम रेट 5 थी। और इस तरीके से हमने
10 ही हमने ब्रेड का उत्पादन किया था, लेकिन उस टाइम रेट 10 थी। तो देखिए हमने उत्पादन तो सेम किया, 10 यहाँ भी किया है, उत्पादन तो कोई बढ़ा नहीं है, उत्पादन कोई नहीं बढ़ा, हमने रेट बढ़ाई यानी कि प्राइस बढ़ाई है, तो प्राइस बढ़ी। तो यहाँ पे देखना कितनी अच्छी आ जाती है, देखना यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये हम करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये हम करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 और 50 यहाँ पे हो जाएगा 150, और यहाँ तुम करोगे तो देखो ये 150 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ये आप करोगे तो अब देखिए ये है आपकी नॉमिनल जीडीपी और ये आपकी रियल जीडीपी। अब देखिए कितना अंतर आ गया नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में, कितना अंतर आ गया। अब हो सकता है कि कोई मान ले कि हमारे देश का बहुत जीडीपी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो इसको देख करके मत बनाना, क्योंकि फ्यूचर प्लान इसको देख करके नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये झूठा दिखाती है। झूठा इसलिए दिखाती है, मार्केट प्राइस का में देखने में यही होता है धोखा कि मार्केट में जो प्राइस चलती है तो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी महंगाई बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती कभी घटती है, इस तरीके से इस पर असर पड़ता है। मान लीजिए उस टाइम 5 रुपये थे, अब 15 हो गए तो बढ़ गए ना, तो ये महंगाई का असर पड़ना ना सीधा। जबकि रियल उत्पादन तो 10 का यहीं हुआ है, ये मान ली तो क्या है, हम तो देखते हैं वहाँ पे हमने बोला है ना, हम खुद परिभाषा के अंदर देख के आए हैं कि अंतिम उत्पादित सेवा एवं वस्तु का मौद्रिक मूल्य, जबकि उत्पादन तो यहीं 10 हुआ है और यहीं 10 हुआ है, यहीं 10 हुआ है, यहीं 10 हुआ है, तो यहाँ पे 150 आ रहे हैं, वहाँ पे 350 कैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये फेक है, ये सही है रियल। तो अब आप समझ गए हो, मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया है कि क्या चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। यानी कि हमें कुल मिलाकर के उत्पादन को देखना है, न करके हमें रेट को देखना है, ठीक है ना। अब देखिए आगे आगे चलिए, ये है आपका बेसिक फार्मूला। वैसे ये जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फार्मूले अच्छे हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर क्वेश्चन बताऊंगा आगे तो वो क्वेश्चन सीधे यहाँ से फार्मूले बेस से पूछे गए हैं। अब अगर जीडीपी आप मार्केट प्राइस जीडीपी निकालते हो ना, तो आप क्या करना, अगर आप जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालते हो तो आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, जिसको शुद्ध बोलते हैं रियल जीडीपी, उनके अंतर्गत ये एनआईटी है ना, इनका मतलब है नेट शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से क्या करना पड़ता है हमें, माइनस करना पड़ता है क्या, सब्सिडी। ध्यान रखना, एक चीज़ बहुत अच्छी मैं बताऊंगा अब आपको, माइनस करेंगे सब्सिडी। और आप अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालते हो, तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कर लेते हैं माइनस और सब्सिडी को कर लेते हैं प्लस। ऐसा क्यों करते हैं आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन वैसे ये सूत्र आपको याद करना है, अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो पीसीएस की तैयारी वगैरह करते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि एग्जामिनर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ से भी पूछ सकता है, और यहाँ से बहुत सारे आपके ना सवाल हल हो जाएंगे। अब देखिए जब जीडीपी मार्केट प्राइस हम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट होती है, मैंने फैक्टर कॉस्ट क्या होता है आपको पहले बता दिया, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे जब हम है ना राजकोषीय नीति पढ़ेंगे ना, उसके अंदर टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे जीएसटी आ गई, और हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया और कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, और जीएसटी के अंतर्गत आपका व्हीकल टैक्स हो गया, मोटर वाहन का टैक्स हो गया, ये जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, हम प्लस क्यों करते हैं, एक में हम माइनस क्यों करते हैं। ये अब देखिए मान लीजिए कोई जीडीपी है, मार्केट प्राइस पे हमने काउंट करना है हमें, तो हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर प्लस करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। अब आप जरा गौर करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। हम किसी वस्तु का उत्पादन किया, ठीक है, हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु का मैंने उत्पादन किया, और इस वस्तु का उत्पादन करके जब मैं मार्केट में लेके आया, तो इस मार्केट में टैक्स लगा मेरे पे, जीएसटी लगता है, पता है जीएसटी इनडायरेक्ट अंतर्गत आता है, मैंने आपको बता दिया। तो जीएसटी लगा, मान लीजिए कि मैंने 10% मेरा जीएसटी लग गया इस पर, और ये वस्तु आई मार्केट के अंतर्गत, जीएसटी लगा, मार्केट के अंतर्गत आई, मैंने इस वस्तु को बेचा आगे, और इस वस्तु के अंतर्गत गवर्नमेंट ने मुझे कहा था कि अगर आप ये वस्तु बनाओगे ना, मैं आपको 5% सब्सिडी दूंगी। गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं आपको 5% सब्सिडी दूंगी, और मैंने ना 10% जीएसटी भी पे किया है। मान लीजिए ये वस्तु मैंने 100 रुपये में बना करके तैयार की थी, 100 रुपये में बना करके मैंने ये वस्तु तैयार की थी, जिस पे मैंने 10 रुपये क्या कर दिया, 10 रुपये क्या कर दिया, आपका मार्केट प्राइस जो परसली है ना वो निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये 10 रुपये नहीं, 10% मैंने जीडीपी दे दिया, और आपके ये वस्तु आकर के मैंने अंतिम रूप से ये बेची। अब जब मैंने मेरी जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालूंगा तो मैं क्या, अब जैसे मैंने 100 रुपये में बनाया तो मैं 100 पे थोड़ी लेके आऊँगा, यहाँ पे 100 पे कैसे मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने मेरी जेब से मैं 10% थोड़ी ना दूँगा जीएसटी। वैसे देखिए ना, आपको पता है ना, एक बिस्किट पैकेट होता है ना, बिस्किट पैकेट वो 4 रुपये में बनता है, और उसकी जो जीएसटी लगती है ना, शायद कितनी लगती है, 18 का 8% ऐसी लगती है, ठीक है ना। वो निकल करके वापस 5 में यहाँ आकर के मार्केट में मिलता है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये 10% लिया, 10 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, 10 मैंने ये वस्तु 110 रुपये में, 10 रुपये मेरे लगे, तो मैंने ये काउंट करके 110 रुपये में इसको बेचा। अभी मेरा गलत है, क्योंकि मैंने जो 110 रुपये में तो बेचा, तो मेरे को तो मुनाफा ही मुनाफा हो गया, क्योंकि मुझे 5% तो गवर्नमेंट ने दी थी ना। 100 का 5% कितना होता है, निकालिए, 100 का 5% कितना होता है, निकालो। 100 का 5% कितना होता है, 5 ही तो होता है यार, निकालने क्या जरूरी। 100 का 5% होता है, ठीक है, 5 ही होता है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मेरे को 5 रुपये दिए गवर्नमेंट ने कि तू ये चीज़ बनाएगा तो हम तुम्हें 5% सब्सिडी देंगे, यानी कि 5 रुपये देंगे, और 10% मेरे से गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, यानी कि कुल मिलाकर ये वस्तु तो होगी, मैंने जैसे टैक्स काउंट किया तो 110 की। तो अब मैं क्या 110 में आगे बेचूंगा, तो मैं जीडीपी से काउंट करूँगा, भाई मेरे जेब से लगा है वो तो मुझे काटना ही पड़ेगा ना। मेरे जेब से मैंने ये जो जीडीपी, ये जो मैंने टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, तो इसको मैं काउंट करूँगा साथ में, क्योंकि ऐसे तो मैं मार्केट प्राइस के अंदर बेचूंगा कैसे, मेरे जेब के थोड़ी ना पैसे भरूंगा, तो इसलिए मैं इसको तो करूँगा ऐड। तो ये क्या है, टैक्स, तो इस टैक्स को मैंने इसलिए तो किया ऐड, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है ना, तो मैं उस गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है, तो वो तो मेरे जेब से नहीं निकले, कम से कम 100 लग रही है, तो 5 तो गवर्नमेंट दे रही है, तो मैं तो 95 में बना रहा हूँ ना, तो वो 5 रुपये मुझे माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ सब्सिडी क्या करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। अब इससे अच्छा क्या समझ में आएगा, शायद मैं होप करता हूँ कि अच्छा समझ में आ गया होगा ये आपको, ठीक है ना।
ऐसे ही हम लोग बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी क्या होता है, जो हम अगर लागत मूल्य की बात करें तो लागत मूल्य में हमने ना ये मार्केट प्राइस हम ले लिए साथ में, आपको पता है मार्केट प्राइस साथ में ले लिए, मार्केट प्राइस के अंतर्गत ये आ जाता है पहले से, ये चीज़ मार्केट प्राइस में पहले से ये चीज़ होती है साथ में, तो हम दोबारा उसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये ऐसे नहीं कि हम इसको दोबारा काउंट करने लग जाए, दोबारा काउंट मत करना इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब जैसे मुझे है ना किसी वस्तु को बनाने में कितना पैसे लगे हैं ना, पैसे यहाँ पे मुझे वो काउंट करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं मार्केट में भेज रहा था, बेच रहा था, वो काउंट कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में मुझे लागत मूल्य देखना है, लागत मूल्य में तो मुझे ये देखना है कि इस वस्तु को बनाने के लिए मुझे कितने रुपये लगे। तो मैं क्या करूँगा, इस वस्तु को वही 100 वाला एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हो। जैसे 100 रुपये में बनाया था, 5 रुपये गवर्नमेंट ने क्या दी थी, सब्सिडी दी थी, मेरी 5% सब्सिडी दी थी, 100 का 5 होता है 5, और मैंने टैक्स पे, अब देखो ये तो मेरे कंपनी के अंदर ही पड़ी है, मैंने बाहर बेचा ही नहीं है, तो मैं टैक्स तो मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो मैं टैक्स नहीं दिया है, तो मैं टैक्स निकालूंगा ना बाहर टैक्स, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होता है ना, मार्केट प्राइस के अंतर्गत टैक्स पहले से इंक्लूड है, क्योंकि मार्केट प्राइस निकालते हैं ना तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पहले से मौजूद होता है, तो इस जीएसटी को ही तो हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस जीएसटी को माइनस कर लिया। और जो गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी थी, मान लीजिए 100 रुपये लगे थे मुझे बनाने में, तो 5 रुपये तो मुझे गवर्नमेंट ने भी दे दिए थे ना, तो मेरे तो 95 लगे थे, तो मैं इस 5 रुपये को निकाल दूंगा, सॉरी जोड़ भी दूंगा ना, तभी तो लागत आएगा ना भाई। 95 तो मेरे जेब से लगे, 5 रुपये गवर्नमेंट दिया ना, तब तो मैं कहूँगा कि इसको बनाने में 100 रुपये लगे थे। अब ये तो कंपनी के अंतर्गत ही पड़ी है, मैंने बाहर बेचने के लिए निकाली भी नहीं है वस्तु, तो मैं इसके अंतर्गत जीएसटी टैक्स इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस वस्तु को तो लागत देखनी है मेरी, इस वस्तु की तो लागत तो ओनली पर जो बनी है वही राशि देखनी है, तो इसलिए मैं सब्सिडी प्लस मेरे जेब से लगे हुए उस चीज़ों को काउंट करूँगा। और क्योंकि ये मार्केट प्राइस के अंदर इंडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, इसलिए इंडायरेक्ट टैक्स को यहाँ हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ये अब इससे अच्छा आपको शायद कोई नहीं समझा सकता है, और आपको समझ में आ भी जाना चाहिए, इतना मैंने आसान भाषा में समझा देना दिया है आपको। देखिए ये सारणी है, इसको आप पढ़ लेना आपको पास टाइम हो तो, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखिए यही जो मैंने बताया है, तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो आपके मार्केट प्राइस में प्रचलित अकॉर्डिंग कितना है, स्थिर के अकॉर्डिंग जीडीपी कितनी है, ये पैसों में बता रहा है, ठीक है ना। ये पैसों में ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ना, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, यानी कि ये है आपका स्थिर कीमतों पर, और ये था आपका प्रचलित कीमतों पर, है ना। प्रचलित स्थिर ये आपका 357 और ये आपका 202 लाख करोड़ रुपये, ठीक है ना। ये वही मैंने स्टेट का दिया है, आप देखना किसी स्टेट का टेबल के फॉर्म में दिया, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये मैंने दे दिया यहाँ पे किसी देश की जो इकोनॉमी है ना, सॉरी किसी क्या इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो 7.4 थी ना, तो वो मैंने ग्राफ के अंदर शो किया, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं हम दूसरा टूल देखते हैं जीएनपी। देखिए 1 घंटे की क्लास हो गई, अभी तक जीएनपी जीडीपी मार्केट देखिए, जल्दी चलते हैं। अब थोड़ा सा हम ना स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जीएनपी का आप देखिएगा फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, तो जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। मैं अभी देखो बार बार इसका नहीं बोलूँगा कि ये वो आप समझ लेना, क्योंकि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ और जो दिक्कत होगी, जो मुझे भी पता है, क्योंकि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, मैं वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको मैंने बोला था आपको पहले, जब मैं जीडीपी समझा रहा था, तो मैंने जीएनपी का जिक्र किया था कि कोई कंपनी अगर ऑस्ट्रेलिया में खोल रहा है तो वो इंडिया की किसके अंदर जीएनपी के अकॉर्डिंग आएगी और ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी के अकॉर्डिंग आएगी, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें राष्ट्रीयता और नागरिकता की जो है ना बहुत ज़्यादा वरीयता होती है कि जो कंपनी है वो किसकी है, वो नागरिक कहाँ का है, वो देखा जाता है। तो इसमें ना जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल बाउंड्री की कोई जरूरी नहीं होती, ध्यान रखना। यहाँ पे जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल बाउंड्री कोई जरूरी नहीं होती, यहाँ पे देखा जाता है जो कंपनी का है, जो कंपनी है वो किस देश के नागरिक की है, ये देखी जाती है। अगर हम इसकी है ना डेफिनेशन की बात करेंगे, तो डेफिनेशन ये होगी इसकी, किसी देश के नागरिक या निवासी, नागरिक या निवासियों के द्वारा, किसी देश के नागरिकों या निवासियों के द्वारा किसी विशेष समय, यानी किसी विशेष समय हो गया 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा, वो क्या होगा, जीएनपी, वो होगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आप अच्छे से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ देश के निवासी या नागरिकों के द्वारा, देश के निवासी और नागरिकों के द्वारा 1 वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, मैं ये नहीं बोला हूँ कि देश की मौद्रिक सॉरी इकोनॉमिकल बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री, ये वो मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला हूँ देश का नागरिक होना चाहिए, जहाँ भी प्रोडक्ट बना रहा है कर रहा है वो उसके अंतर्गत आएगी। अगर आप भी अगर यहाँ बना रहे हो ना कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ आपके वो आप देश के नागरिक हो गए ना, तो देश के नागरिक अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर के कोई मान लीजिए कोई हवाई जहाज बनाने की कंपनी है आपकी, तो वो देश की जीडीपी, वो इंडिया की आपके जीएनपी में काउंट होगी, ना कि इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी, ध्यान रखना। अब देखिए जीएनपी का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सारे राज्य छुपे हुए हैं। जीएनपी निकालने के लिए आपका जो जीडीपी हमने निकाला था, जो मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी था हमारा, उस जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं इनको, जिसमें आउटफ्लो इनफ्लो शामिल होते हैं। आउटफ्लो इनफ्लो क्या होते हैं, आउटफ्लो इनफ्लो ये होती हैं, देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये हटा देना। देखिए आउटफ्लो और इनफ्लो का मतलब क्या होता है, इनफ्लो का मतलब होता है कि देश के जो नागरिक होते हैं ना, उस देश के नागरिकों के द्वारा विदेशी धन का अर्जन कितना किया गया, और आउटफ्लो का मतलब है कि जो विदेशी नागरिक थे ना, वो आपके देश से कितना धन अर्जन करके लेके गए, और ये हम कितना लेके आए। इनफ्लो का मतलब है इन अंदर हम विदेश से धन अर्जित करके कितना लेके आए, और आउटफ्लो मतलब हमारे यहाँ से कोई जो विदेशी नागरिक है वो धन अर्जन करके कितना लगे। हो सकता है वो नागरिक यहाँ वर्कर के रूप में आए हो, या कंपनी स्थापित कर ली हो, या जॉब करते हो, कुछ भी करते हो। जैसे कि आपको पता है ना कि इंडियन बहुत बाहर रहते हैं, जैसे कि आप सऊदी अरब की बात करते हैं, कुवैत की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे वर्कर बाहर विदेश में रहते हैं, और जो वो वहाँ से वहाँ जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं वो एक विदेशी मुद्रा होती है। वो विदेशी मुद्रा है जो हमारे नागरिक कितना लेकर के आते हैं, तो वो होता है इनफ्लो। और इसी तरीके से दूसरे देशों के नागरिक हमारे देश के अंतर्गत रहते हैं, वैसे संभावना नहीं है कि दूसरे देश के यहाँ काम करने के लिए आए, हो सकता है कि बांग्लादेश और भूटान, नेपाल को छोड़ करके कोई देश हमारे देश में तो शायद ही हो सकता है कि वर्कर के रूप में आए, क्योंकि इंडियन ज़्यादा जाते हैं वर्कर के रूप में। और हाँ ये बात है, इसका उल्टा है एक, कि हम है ना विदेशी धन अर्जन ज़्यादा से ज़्यादा इससे ही करते हैं कि हमारे देश के नागरिक अर्जन कर रहे हैं, यही है हमारा फैक्टर। बाकी तो हम लोग जो है ना आयात करते हैं किसी चीज़ों का, तो हमारे देश की जो करेंसी है ना वो बाहर
ज़्यादा जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि हम जो देश जो चीज़ें होती हैं वो आयात ज़्यादा करते हैं, जबकि निर्यात तो कम करते हैं, निर्यात इतना नहीं कर पाते हैं। और निर्यात करते भी होंगे तो बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को। क्योंकि हमारे जो देश की अभी क्या हाल है वो आप सबको पता ही है। ज़्यादा डिस्कस राजनीति के टॉपिक पे नहीं करना, क्योंकि हम इकोनॉमिकल टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस पे ही सीमित रहेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपका एनआईएफए। एनआईएफए मतलब जीडीपी के अंतर्गत आपको एनआईएफए जोड़ देता है। एनआईएफए का मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके अंतर्गत आउटफ्लो, देखिए एनआईएफए के अंतर्गत आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, यानी कि देश के नागरिक कितना विदेशी धन अर्जन करके लेके आए और विदेशी नागरिक हमारे यहाँ से कितना धन अर्जन करके लेके गए, उनको अगर इनफ्लो में से आउटफ्लो को निकाल दिया जाता है, वो भी बचता है एनआईएफए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इस प्रकार से हम देखें जीएनपी बराबर, तो जीडीपी प्लस, ये देख रहे हो ना, जीडीपी प्लस इनफ्लो था, उसमें से हमने आउटफ्लो निकाल दिया तो हमारी जीएनपी हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमने ये जीडीपी मार्केट प्राइस की जगह कुछ रख लिया, मान लीजिए 10 रख लिया हमने। हमारे देश से नागरिक हैं वो विदेश से धन अर्जन करके लेके आ रहे थे, मान लीजिए 50 रुपये, ठीक है। आउटफ्लो के रूप में यहाँ से तो बहुत जाता है, क्योंकि हम यार विदेशी चीज़ों से खरीदते भी बहुत सारे विदेशी चीज़, लेकिन हम फिर भी मानते हैं, वैसे हम हमारी खुद की तो खुद से रेस्पेक्ट कर ही सकते हैं ना। वैसे रियल बात तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आउटफ्लो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीदते भी हैं तो विदेशों से निर्यात कम करते हैं। जब आयात ज़्यादा होती है, हम आयात चीज़ें ज़्यादा करते हैं, तो हम आयात करते तो पैसे तो देते होंगे ना उनको, तो हमारी करेंसी जब बाहर ज़्यादा जाती है तो विदेशी धन, विदेशों के अंदर हमारा धन ज़्यादा विदेशी अर्जन कर रहे हैं, हम तो विदेशों में कम कर रहे हैं। हमारे तो करने का क्या है, एक ही तो है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वही है, तो वो तो मान लीजिए 50 है और वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 60 लेता हूँ कि 60 जाता है, 60 तो जा रहा है, 50 आ रहा है, माइनस हो जाएगा, -10, और ये 10 प्लस का है, 10 करके 0, तो हमारी जीएनपी हो जाएगी आपकी भाई साहब 0। इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारी जीडीपी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 ही माना है, इसलिए जीडीपी मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, इनफ्लो और आउटफ्लो से ध्यान रखना। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ होते हैं ना, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही किसी देश की ग्रोथ रेट तय करते हैं। किसी देश, कोई देश इकोनॉमिक हिसाब से कितना वीक है, कितना स्ट्रॉग है, तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है ना, वो इसके अकॉर्डिंग ही तय करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी देश के पास में अगर विदेशी मुद्रा का भंडार ज़्यादा है तो वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। क्यों होगा कि मान लीजिए अब हमारे पास में अगर अमेरिकन डॉलर ज़्यादा हो गई, यूएसए डॉलर हमारे पास ज़्यादा है और ऐसा माहौल चल रहा है, तो हमारे पास अगर विदेशी मुद्रा ज़्यादा होगी, हमारे रुपये का तो क्या हाल हो रखा है आप सबको पता है। तो हम लोग जो विदेशी व्यापार इसके जरिए करेंगे ना, तो हमें मुनाफा तो होगा कम से कम। तो ये इसलिए ये देश ये बताते हैं किसी के पास विदेशी धन कितना है, उससे वो संपन्नता की दृष्टि लगाई जाती है। वर्तमान में भारत की जीएनपी है ना, जीएनपी ये ध्यान रखना, वर्तमान भारत की जीएनपी 3 ट्रिलियन है, जबकि जीडीपी 4 ट्रिलियन है। देखिए जीडीपी 4 ट्रिलियन है, जबकि जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कितनी है, 3 ट्रिलियन। अब आप देख रहे हो जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है, इसका 1 ट्रिलियन का कैसे, 1 ट्रिलियन का कैसे फर्क है, तो क्योंकि हमारे देश में आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं और आपको मैंने यहाँ एग्जांपल के रूप में लिख दी है, क्योंकि अगर भारत सरकार है ना विदेशों से धन लेती है, पैसे लेती है ब्याज पे, ठीक है, ब्याज पे लोन पे पैसे लेती है गवर्नमेंट। अगर वो हम गवर्नमेंट लोन भरने में पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट लोन भरने में पैसे ज़्यादा करते हैं, तो ध्यान रखना हमारे देश की जीएनपी हमेशा गिरती है, नीचे जाती है, गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि हम है ना, जो अगर हमारे देश का धन लोन भरने में और ब्याज चुकाने में लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जीएनपी कम होगी, हमारा इनफ्लो कम हो जाएगा, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है एनएनपी। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें है ना जो हमने जीएनपी पढ़ा है ना, उस जीएनपी को है ना ये शुद्ध करके निकालते हैं। शुद्ध करके क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसके अंतर्गत है ना हमने एक चीज़ मिस्टेक की है, पता है, वैसे मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों ने ही मिस्टेक की है। जब उसको शुद्ध करने के लिए एनएनपी लाई जाती है, जीएनपी को शुद्ध करने के लिए, ध्यान रखना ये एनएनपी एक प्रकार की जीएनपी ही है, लेकिन इस जीएनपी को शुद्ध करने के लिए हम एनएनपी काउंट करते हैं। एनएनपी क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि हमने अगर किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी कंपनी के अंदर किसी चीज़ का उत्पादन किया होगा, जाहिर सी बात है हमारे उत्पादन के साधन गिरावट हुई होगी, हमें उस कंपनी के अंदर जो उपकरण लगे होंगे उसकी गिरावट हुई होगी, उस गिरावट होगी तो हमें कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ होगा, तो हमने सही करवाए होंगे संसाधन, तो हमारे पैसे तो लगे होंगे, हमने वो मूल्यह्रास तो निकाला ही नहीं, हमने तो मूल्यह्रास को प्लस करके जीएनपी काउंट की, तो वो शुद्ध कैसे होगी? तो वो तो हमारे तो घाटा ही घाटा रहेगा ना। तो उस घाटे को निकालने के लिए क्या करता है, एनएनपी लेके आ जाता है, और वही एनएनपी शुद्ध होती है, और उसी एनएनपी को आप एक तरीके से नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं ये? अब देखिए ये एक प्रकार की जीएनपी ही है, मैं आपको बता दूं, इसलिए तो देश के निवासियों के द्वारा है, इसलिए तो देश के निवासियों के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम गुड्स एंड सर्विस के शुद्ध मूल्य को क्या कहते हैं? शुद्ध मूल्य को, नेट का मतलब ही शुद्ध है, शुद्ध मूल्य को क्या कहते हैं? आपका एनएनपी कहते हैं, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? जीएनपी की मैंने परिभाषा बताई थी। जीएनपी क्या है? देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित एक वर्ष के अंतर्गत जो भी गुड्स और सर्विस हैं उसका मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसके शुद्ध मौद्रिक मूल्य को एनएनपी कहते हैं। और जीएनपी के अंतर्गत हमने डी यानी कि मूल्यह्रास को नहीं निकाला था, मैंने पहले ही बता दिया। मूल्यह्रास क्या है कि अगर हम किसी कंपनी के अंतर्गत कोई चीज़ का जैसे मान लीजिए निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि हम है ना एक मान लीजिए कि क्या बना रहे, गाड़ी बना रहे, कोई व्हीकल बना रहे, गाड़ी बना रहे। इस गाड़ी को हम बनाने के लिए हमने मतलब मान लीजिए कोई लोहा होगा, उस लोहे की छड़ को कट भी किया होगा, कहीं कहीं कट किया होगा, तो कहीं हमने टायर्स बनाने के लिए भी कुछ कट किया होगा, हमने इंजन बनाने के लिए भी कुछ किया। तो हमारे जो उपकरण थे ना,
उपकरण, क्या हमने उस उपकरणों का इसमें यूज़ लिया तो उस उपकरणों का गिरावट नहीं हुई होगी क्या? गिरावट तो हुई होगी। अब जैसे गाड़ी को भी हमने है ना, इससे किसी गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं तो उस गाड़ी में गिरावट नहीं होती क्या? उसके टायर्स में गिरावट नहीं होती है, उसके इंजन में गिरावट नहीं होती, किसमें गिरावट? सब पार्ट्स में गिरावट होती है। तो अगर इसी तरीके से हमने जो उपकरण यूज़ लिए हैं उस उपकरण में गिरावट हुई, मान लीजिए आज एक उपकरण, एक चीज़ बनाने के लिए इस उपकरण की गिरावट होकर के इसको नुकसान नहीं हुआ, तो उसी के तरीके से अगर 10 चीज़ें हमने बना दी तो जाहिर सी बात है गिरावट होकर के एक दिन ऐसा भी आएगा कि उस उपकरण को हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डे बाई डे उसमें कुछ ना कुछ गिरावट होती है, एंडिंग टाइम में जाकर वो खराब भी हो सकता है, तो उसको भी सही करवाना पड़ेगा ना। तो अगर हम डे बाई डे अगर गिरावट निकालेंगे तो कम से कम एक देश का भी हिस्सा तो शामिल रहेगा उसमें, टूटेगा एक ना एक दिन तो वो टूटेगा, सही भी करवाना पड़ेगा। तो उससे पहले जो हमने काम किया ना उस दिन भी तो उसकी गिरावट हुई होगी, मान 10 दिन में टूटा है तो 1 2 3 डे 10 तक गया ना, भाई गिरावट तो हुई होगी उसकी भी, तो उसका वो भी शामिल तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे एक दिन का नुकसान थोड़ा ना होगा, क्योंकि डे बाई डे हुआ है तो हमको वो जो नुकसान हुआ है ना उपकरणों का गिरावट हुई है उसको हम माइनस करना पड़ेगा, वो उसे ही बोलते हैं मूल्यह्रास। और उस मूल्यह्रास को माइनस करके हम शुद्ध जीएनपी निकालते हैं, यानी कि शुद्ध गुड्स एंड सर्विस का शुद्ध मूल्य निकालते हैं, तो उत्पादित हुआ है उनका, उसी को हम एनएनपी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जीएनपी एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से डी निकालते, डी का मतलब मूल्यह्रास, ठीक है। परिभाषा भी यहाँ पे दी रहती है, डेफिनेशन है कि एक अनुमानित मूल्य है आपका डी, क्योंकि वैसे तो अनुमानित ही होता है कि एक दिन में इतना होता है, इतने मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मशीन है तो एक प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बनाने के अंतर्गत उसको एक क्या करना पड़ता है, वापिस उसको सही करवाना पड़ता है, सही करवाना पड़ता है 10 वस्तु बनाने के बाद में। तो हो सकता है कि एक वस्तु बनाने के बाद में कुछ घिसी होगी ना, उसका 10 का परसेंट तो निकालेंगे ना। मान ली 10 दिन में 100%, 10 डे में 100% घिसती है तो एक दिन में 10% तो घिसेगी ना, तो 10% का हिस्सा भी तो निकालेंगे ना। तो वो ये होगा, एक अनुमानित मूल्य है जो किसी पूंजी संपत्ति या निजी या जो भी वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु का उपयोग करने में, उत्पादन में उपयोग करने में, तो अंत में उस वस्तु की जो घिसावट होती है वो घिसावट, यहाँ इस परिभाषा पर ध्यान मत देना, घिसावट होती है, उस घिसावट का जो मूल्य होता है उस मूल्य को निकाल करके हम एनएनपी काउंट करते हैं, ध्यान रखना। जैसे हम कार मशीन आदि को बनाने के लिए उपकरण का घटाव होते हैं वो माइनस करते हैं। वर्तमान में इंडिया की एनएनपी कितनी है तो ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत, वर्तमान में इंडिया की एनएनपी कितनी है 285 लाख करोड़, ठीक है ना, 285 लाख करोड़, ठीक है ना, लगभग के अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे एनडीपी, आगे बात करते हैं एनडीपी। एनडीपी जीडीपी का शुद्ध एनडीपी है, जीएनपी का शुद्ध एनएनपी है, ध्यान रखना। ये शुद्ध है, उसके अंदर मूल्यह्रास था, हमने मूल्यह्रास जीडीपी भी नहीं निकाला ना जीएनपी निकाला, तो हमने मूल्यह्रास निकाल के एनएनपी निकाल दिया तो शुद्ध हमने जीएनपी निकाल दी। तो इस तरीके से जीडीपी के अंदर भी तो हमने उत्पादन किया तो कुछ ना कुछ वस्तुओं का घिसावट हुआ होगा, तो उसको हमने नहीं निकाला, तो इसमें भी हम निकालेंगे मूल्यह्रास को। तो बस ये वही, अगर जीडीपी आपको समझ में आ गई तो एनडीपी आपके लिए एक बहुत हलवा है। हलवा क्यों है? क्योंकि जो जीडीपी थी एक प्रकार की जीडीपी ही है, लेकिन इसमें प्राप्त होने वाले जो लाभ शामिल होता है ना उस लाभ को घटाते हैं, क्योंकि जो उत्पादन में घिसावट हुआ है तो उपकरणों को उसको निकाल करके मूल्यह्रास निकालते तो हमें एनडीपी प्राप्त होती है। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ था, जो हमारा पहले सकल घरेलू उत्पाद हुआ था वो सकल घरेलू, उसमें मूल्यह्रास भी शामिल था, तो मूल्यह्रास बाहर निकालने के बाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद बच जाता है। तो इसका ये है कि जो एनडीपी होती है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करने पे आपका आ जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज़ है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तो सब कर लेंगे, लेकिन एनएनपी बराबर एनडीपी, जो हमने अभी एनडीपी ये जो एनएनपी पढ़ा है ना उसको निकालने के लिए भी एनडीपी और ये नेट इनकम अपलोड करके भी आप निकाल सकते हो। वैसे हालांकि वन डे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि अच्छे एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाए। बाकी एक चीज़ और है कि जीडीपी एज डिप्लेटर, डिप्लेटर क्या होती है? जीडीपी डिप्लेटर वो होती है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में क्या होता है, अंतर होता है, परिवर्तन होता है, वही हमारा क्या होता है, जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर को बोलते हैं आपका, जीडीपी डिप्लेटर होता है ना वो जो रियल जीडीपी और आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है ना उसके बीच का जो अंतर होता है ना वो ही क्या है, एक प्रकार का अपस्ति कारक बोलते हैं हिंदी में, शायद इसका अपस्ति कारक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अपस्ति कारक ही बोलते हैं डिप्लेटर को। ये डिप्लेटर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डिप्लेटर की स्पेलिंग ऐसे है, ठीक है ना, डिप्लेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपस्ति कारक, अपस्ति कारक बोलते हैं शायद, है ना, अभी याद नहीं, शायद अपस्ति कारक देख लेना एक बार, है ना, अपस्ति कारक बोलते हैं ना। अब इसका क्या कारण होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है ना, एक अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र मूल्य होता है, उस समग्र मूल्य में जो परिवर्तन होता है ना उस परिवर्तन को मापते हैं। यानी कि मान लीजिए हम समग्र अध्ययन के समग्र मूल्य कैसे मान लिया कि हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ले रहे हैं, हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी भी ले रहे हैं और रियल जीडीपी ले रहे हैं, एक तरह की समग्र होगी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि नॉमिनल भी आगे रियल जीडीपी, इनके बीच में जो मूल्य में परिवर्तन आया ना, क्योंकि हम दोनों को भाग दे करके निकाल रहे हैं, उस परिवर्तन को हम 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, किसको, जीडीपी डिप्लेटर को। तो ये कुछ नहीं है, सीधा जीडीपी डिप्लेटर ये पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे बोलना जीडीपी डिप्लेटर के बारे में ये जानना था कि जो अर्थव्यवस्था होती है ना उस अर्थव्यवस्था का जो समग्र मूल्य होता है उस समग्र मूल्य में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को मापने का जो यंत्र होता है उसको जीडीपी डिप्लेटर बोलते हैं। और ये नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इंटू 100 करके निकालते हैं हम। तो वैसे इसका सूत्र इतना याद रखने की जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। मैं ये देखो ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको वो मैं पहले ही बता दिया था, सब्सिडी वगैरह में बता दिया था, और ये जीडीपी के सूत्र वगैरह अब मैं सबसे आपको डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आगे ये क्या होता है, मैंने ये नेट इनकम एब्रोड आपको बता दिया था, और ये वेतन मजदूरी अच्छे से मैं समझा दिया था क्या होता है। तो इसको आप ना देख लेना अच्छे से, और आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। और ये मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास भी मैंने एकदम से अच्छे से आपके लिए ये टेबल बना के रखी है और डिजाइन किया है अच्छे से, पिक्चर में आप समझ सकते हो क्या चीज़ें, वैसे मैं बता चुका हूँ इसमें ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आगे बात करें हम लोग, ये नेट डोमेस्टिक, ये भी मैंने एनडीपी भी बता चुका हूँ मैं आपको, एनडीपी क्या चीज़ होती है, और ये मूल्यह्रास निकालना वगैरह मैंने सब आपको बता दिया था। ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपको देखना है तो आप देख लेना, और वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है ना। और ये भी जीडीपी डिप्लेटर है, ये भी हम पढ़ लिए हैं। और अब बचा है हमारा लास्ट का टॉपिक है, अब देखिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूँगा, अब ये लास्ट ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में
एक दो पेज बचे हैं। अब निकालने के लिए है हमें बचा है हमारे लिए पीसीआई को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। क्या प्रति व्यक्ति आय, इसका जाहिर सी बात है सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने, इससे आप समझ गए होंगे कि पर कैपिटा इनकम को कैसे निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय को। जो देश की पॉपुलेशन है उस देश की पॉपुलेशन, जितनी भी किसी देश की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में आप एनएनपी का भाग दे दो, आपके सामने आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पीसीआई निकल के आ जाएगी। एनएनपी का क्या है? तो पीसीआई हमने पढ़ लिया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि हमने जीएनपी निकाली थी उसका शुद्ध निकाला था। जीएनपी के अंतर्गत हमने मूल्यह्रास डी को घटा करके निकाला था, वही आपकी एनएनपी है। तो अगर ऐसे आप ये सूत्र से आप देख लेना कि पीसीआई कैसे निकालते हैं। और सबसे ये 23-24 की नहीं है, ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे की बात है, ये गलत लिखा है। इकोनॉमिकल सर्वे 2025-26 का ये डाटा है, 2025-26 का ये डाटा है। पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम भारत की कितनी है? तो 1 लाख करोड़ तो स्थिर कीमतों पर है। 6.3 ये विशेष करके ध्यान रखना, 6.3 ये आपका पर कैपिटा इनकम रेट है, और ये आपकी पर कैपिटा इनकम है 1.21 लाख करोड़। और प्रचलित कीमतों पर आपकी ये आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये वैसे है नहीं, आपको याद रखने की कहानी है, बस प्रचलित कीमतों पर ये यहाँ पे आप है ना 6.9 याद ना रखो, डायरेक्ट सीधा 7 याद रख लेना, क्योंकि एक तो 7 है और एक आपकी 6 है। हाँ ठीक है ना, ओके। अब स्टेट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की ज़्यादा है और किस स्टेट की कम है। तो हम बात करते हैं, चलो सिक्किम है ना हमारा, सिक्किम की पीसीआई सबसे ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम सिक्किम की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गोवा की है, उसके बाद दिल्ली की, उसके बाद चंडीगढ़ की है, ठीक है ना। ये वो स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, और ये वो इनकम है जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है। बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद झारखंड की। तो इस तरीके से ये किसके घटते हुए क्रम के अंदर सबसे ज़्यादा कमी है, तो किसी की बिहार के लोग हैं ना, उनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय कमाते बहुत कम है, पता नहीं कमाते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करते हैं भाई बिहार के। अब ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप देख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो है जो हिस्ट्री से लिए गए हैं। इनकी बात की लोएस्ट जीडीपी, यानी कि भारत की लोएस्ट जीडीपी, सबसे ज़्यादा लोएस्ट जीडीपी कब रही है? तो ये आपका है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में हमारे देश की जीडीपी रेट सबसे कम रही है, वो थी 5.8%। कितनी कम हुई थी? ये कोविड के टाइम में कम हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में भारत की हाईएस्ट जीडीपी रेट कब हुई थी? भारत की हाईएस्ट जीडीपी रेट आपकी 1988 में हुई थी, वो थी आपके 10.2%। ये कॉन्सेप्ट आप सीधे सीधे आपको याद रखने की बातें, बाकी कोई समझाने की बातें हैं नहीं। बाकी एक कॉन्सेप्ट आ गया ग्रीन जीडीपी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना ग्रीन जीडीपी, ठीक है ना। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? अब ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो आपके 1993 में आ गया था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कब आया था ग्रीन जीडीपी का? तो आ गया था 1993 में। अब ग्रीन जीडीपी क्या है? हम जीडीपी चिल्ला रहे थे, जीडीपी निकाल रहे थे, हम अंतिम उत्पादों का, सेवाओं का क्या निकालते, मौद्रिक मूल्य निकालते। हमने उसमें ना फिर अर्थशास्त्रियों ने दिमाग लगाया कि हम जो जीडीपी चिल्ला करके जीडीपी तो निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत हमने जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जो पर्यावरण था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनको हमने कितना बिगाड़ा। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, औद्योगिकरण से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, मतलब पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा है। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है ना, उसको तो हमने बाहर निकाला नहीं भाई। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जो मानव को सामाजिक पहलुओं को जो नुकसान पहुंच रहा है, जिससे उद्योग से जिस वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उससे, तो उसी चीज़ों का भी तो हम उस चीज़ों को भी माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति उत्पादन से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर आसपास रहता है, कुछ भी हो, पर्यावरण में भी हो सकता है लॉस हो रहा हो, तो सामाजिक पहलू, मान लीजिए मानव एक इंसान है, उस इंसान की तबियत खराब हो रही है, मतलब उत्पादन से, वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है वो, तो उसकी हेल्थ होगी, उसने इलाज करवाया, मान लीजिए 100-500 रुपये का उसने इलाज करवाया, तो वो घटेंगे किस में से? वो किसकी वजह से हुआ है? वो उत्पादन की वजह से हुआ है। तो हमें ये चीज़ें घटानी पड़ेगी। तो बस ग्रीन जीडीपी यही है, कॉन्सेप्ट आया था 1993 में। तो अर्थशास्त्रियों ने देखा कि हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे इसके बहाने, यानी कि विकास के बहाने, तो हमें वो चीज़ें बाहर निकालना पड़ेगा, सोशल कॉस्ट को और आपके एनवायरमेंट कॉस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। अब सेकंड है आपकी आय विधि। हम उत्पादन विधि पूरी कर ली, अब इसको बचा है हमारा सेकंड है हमारी आय विधि। आय विधि क्या है? देखिए, आय विधि वो है कि किसी एक वर्ष में जो उत्पादित गतिविधियों में, जैसे हम किसी एक वर्ष में किसी चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन के दौरान हम गतिविधियां जो भी कर रहे हैं, उस गतिविधियों से अर्जित आय है ना, उस अर्जित आय को जोड़ करके हम क्या निकालते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कि किसी वस्तु को, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने उत्पादन किया, ठीक है ना। इस वस्तु को उत्पादन हमने बहुत सारी गतिविधियां की। मान लीजिए कि हमने बिस्किट बनाने के लिए पहले गेहूं का आटा लेके आया, पानी डाले, शुगर डाले, फिर हमने हीट किया, इस तरीके से हमें बना, ये सारी गतिविधियां की हमने। इस गतिविधियों करने प्रत्येक क्षण में अलग अलग व्यक्ति लगे होंगे हमें। तो इस दौरान, इस गतिविधियों के दौरान अर्जित हुई आय, जो इस गतिविधियों के दौरान हमने अर्जित या खर्च जो आय की थी, उस आय को निकाल करके, उस आय को जोड़ करके निकालने पर ही तो हम एक आय की गणना कर पाएंगे ना। जैसे मैं एक अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो बिस्किट का ही हमने लिया था उदाहरण, बिस्किट बनाने के लिए मजदूर लगे, ठीक है ना, और कंपनी बनाने के लिए हमने कहीं से ब्याज लिया, ठीक है ना, और हमें प्रॉफिट भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, और फिर हमने कुछ और भी पहलू लिए होंगे। तो बिस्किट बनाने के लिए मजदूरों को मजदूरी भी देनी पड़ी। ये हम जो गतिविधियां कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने आटे के लिए योगदान दिया होगा, किसी ने कहीं गेहूं लाने के लिए भी योगदान दिया होगा, कहीं ने शुगर डालने के लिए भी योगदान दिया, मतलब इस तरीके से हमने बहुत सारे मजदूर लगाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस तरीके से हर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये चीज़ें तो होती हैं। किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए ऐसे तो है नहीं कोई एक अकेला कर देगा, तो उसके अंदर लेब, ये देखो सी मतलब मजदूरी वैक्स, यानी कि जो मजदूर लगे हुए ना, उसकी मजदूरी भी दी हमने। आर का मतलब जो हमने कहा कंपनी कहीं किसी जगह खोल के रखी, उस कंपनी का रेंट भी तो हमने भरा होगा, और कंपनी स्थापित करने के लिए हमने ब्याज भी लिया होगा, तो इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ वो भी प्लस करना पड़ेगा, और इस तरह जो मिक्सड इनकम है वो भी करके, इसको प्लस करके जो आय होगी, उस आय में से इनको निकालने पर वो प्राप्त होगी, वो हमें आय प्राप्त होगी, और ये आय विधि के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये इनकम आय विधि यही है।
ये पूरा लिखा हुआ है, सी क्या है, आर क्या है, आई क्या है, तो वैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया है। अब देखिए, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा है आपका जीवी है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब इसका हिंदी में शायद नाम है सकल मूल्यवर्धन, है ना, सकल मूल्यवर्धन। ये चीज़ क्या होती है सकल मूल्यवर्धन? ये है ना, इसकी एक परिभाषा हम देंगे या डेफिनेशन देंगे तो ये है कि किसी देश में किसी विशेष समय यानी कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं में जोड़ा गया कुल मूल्य। समझ रहे हो ना? क्या एक किसी देश में किसी विशेष समय में हमने कोई वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन किया है, उस उत्पादन में जो जोड़ा गया मूल्य है ना, मतलब कितना मूल्य लगा है किसी वस्तु के उत्पादन करने में, मूल्य मान लीजिए अलग अलग पार्ट्स खरीदने में। एक चंद्रयान 2 भेजा था ना हमने, उस चीज़ का हमने क्रिएट किया उसमें, तो उसके अलग अलग पार्ट खरीदने में, पार्ट लगाने में न जाने कितनी कितनी चीज़ें लगी होगी। उन सब चीज़ों का एक एक चीज़ों का उत्पादन करने में हमें जो जो उसका उत्पादन का जो मूल्य हुआ था ना, इस सारे के सारे मूल्य को जोड़ करके उसको हम पूरे मूल्य को उत्पादन के मूल्य में ऐड करके निकालेंगे, क्योंकि तभी तो हम इसका पता लगा पाएंगे कि इसको बनाने में कितने पैसे लगे। तो यही है ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि उत्पादन के अंदर लगा गया कुल मूल्य होता है ना, उसको ऐड करके निकाला जाता है। और ये क्षेत्रवार होता है ना, क्षेत्रवार उत्पादन अगर हम देखें, ये आप है ना उद्योग के टॉपिक में जीवीए बहुत पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक होता है ना उद्योग, उसके अंदर आप जीवीए बहुत बढ़ चढ़ कर पढ़ते हैं। और जीवीए के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, ये ग्रॉस एडेड वैल्यू के अंदर, सॉरी ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर ध्यान रखना कि जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी, उसके अंतर्गत हमें आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है और सब्सिडी प्लस करनी है, क्योंकि ये हम उत्पादन देख रहे हैं ना कि हम मार्केट में बेच करके देख रहे हैं। तो आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हम नहीं दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देंगे। और आपके सब्सिडी जो गवर्नमेंट, मान लीजिए चंद्रयान को बनाने के लिए गवर्नमेंट का पैसे, तो गवर्नमेंट ने तो वो तो पैसे हमें निकालने पड़ेंगे, किसी जेब से थोड़ी लगेंगे, तो वो प्लस करेंगे और आपका जो नेट इनकम एब्रोड है ना, वो इसमें जीडीपी से निकाल देंगे। और जीडीपी से ये चीज़ें निकाली और जीडीपी वापस प्राप्त करनी है, तो जीबीए में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जोड़ करके सब्सिडी को निकाल दो, तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। और वैसे मैं ये फॉर्मूले आपको बेहतर से समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाहता इस पर, ठीक है ना। आगे ग्रीन जीडीपी, ये आपकी ग्रीन जीडीपी है, पढ़ लेना, जैसे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ ग्रीन जीडीपी क्या होती है। क्योंकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर जीडीपी अगर हम विकास करें तो सबसे बेस्ट ग्रीन जीडीपी होती है। और ये जीवी है, इसको भी पढ़ लेना, मैंने अभी यहाँ आपको बता दिया, ये मैंने अच्छे से बता दिया किसी किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है तो किस तरीके से माइनस हुआ है, तो ये इस तरीके से आप देख लेना। इसी के साथ में हमारा ये आज का सेशन यहीं समाप्त हो गया है, समाप्त कर देते हैं थोड़ी देर बाद में। और इस वीडियो में आपको अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो जाते जाते आप आपके ही चैनल को अपना सपोर्ट, अपना प्यार सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके बता सकते हो। और साथ ही साथ और भी कुछ आपकी तरफ से भी कोई सजेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में इसी सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।